हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका इवोल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर की दूसरी टॉपिक। इससे पहले आपको फर्स्ट टॉपिक बता दी गई है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी दूसरी हेडिंग है आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म और थियरी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लाइफ में इवोल्यूशन कैसे हुआ, जीवों में विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग एक कंसेप्ट समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर्स हैं, जो परंपरागत धार्मिक साहित्य हैं। ठीक है, जो धार्मिक साहित्य हम लोग वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ें जो हैं, उनके अनुसार वे क्या बताते हैं अबाउट द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, उसमें जो थियरी दी गई है, ठीक है, इवोल्यूशन की, उसमें स्पेशल क्रिएशन की बात की गई है। ठीक है, कि जो भी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं वह एक स्पेशल तरीके से उत्पन्न हुई हैं। ये बातें जो हैं आपके जो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर्स हैं वे बताती हैं। तो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। दिस थियरी हैज 3 कॉनोटेशंस। इस थियरी में जो है 3 विचार जो हैं दिए गए हैं। इस थियरी में 3 कंसेप्ट दिए गए हैं। जो आपके कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर्स हैं, परंपरागत धार्मिक साहित्य हैं, उनमें इवोल्यूशन के बारे में, विकास के बारे में जो है 3 थियरी जो है हैं। दिस थियरी हैज 3 कॉनोटेशन। तो कौन कौन 3 कॉनोटेशन है उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज आर टाइप्स दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एज सच। ठीक है, तो पहले सिद्धांत में बताया गया है कि जो भी आज आप स्पीसीज देख रहे हैं या स्पीसीज के जो टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है, वो जैसी दिख रही हैं वैसी उत्पन्न हुई थी। जैसी दिख रही हैं वैसी ही उनको उत्पन्न किया गया था। तो ये पहला सिद्धांत कहता है, वन दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज आर टाइप्स दैट वी सी टुडे, जैसा हम आज देख रहे हैं, वेयर क्रिएटेड एज सच, वह वैसे ही उत्पन्न की गई थी। ठीक है, तो पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव और उनके प्रजातियां हैं, स्पीसीज या टाइप्स हैं, उपस्थित हैं, वे सब ऐसे ही उत्पन्न हुई होंगी, वे आर क्रिएटेड एट सच। दूसरे सिद्धांत में क्या कहा गया है, 2 दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर आल्सो। ठीक है, तो दूसरे सिद्धांत में बताया गया है कि जो भी डाइवर्सिटी आपको दिख रही है, ठीक है, वे डाइवर्सिटी जब क्रिएशन हुआ उस समय थी और फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेंगी। सेकेंड थियरी में बताई गई है दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम। जो भी हमें डाइवर्सिटी दिख रही हैं, जो विभिन्नताएं दिख रही हैं, वो हमेशा ऐसी ही थी। दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन, जब इनको तैयार किया गया था, जब इनको क्रिएट किया गया था, तो उनमें डाइवर्सिटी थी एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर आल्सो, और यह डाइवर्सिटी, यह विभिन्नता जो है भविष्य में भी रहेंगी। क्रिएशन के समय, उत्पन्न होने के समय
जो भी स्पीसीज टाइप्स में डाइवर्सिटी थी, विभिन्नताएं थीं, वह पहले से ही थीं और वह उसी तरह की विभिन्नताएं फ्यूचर में भी रहेंगी। ठीक है, तो दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता जो थी वह थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेंगी। 3 जो तीसरा कंसेप्ट है वो क्या कह रहा है? दैट अर्थ इज अबाउट 4,000 ईयर ओल्ड। अर्थ जो है वह लगभग 4,000 वर्ष पुराना है। द अर्थ इज अबाउट 4,000 years old. All these ideas were strongly challenged during the 19th century. ये जो भी आइडियाज बताए जा रहे हैं वे 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी में परिवर्तन की वजह से आए होंगे। तीसरा जो कंसेप्ट है वह यह बताता है कि, ठीक है, कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वह केवल लगभग 400 वर्ष पुराना है और जो भी आइडियाज हैं, जो भी विचार हैं, उनमें जो परिवर्तन है वह 19th सेंचुरी में आए होंगे। द अर्थ इज अबाउट 4,000 years old. All these ideas were strongly changed. जो भी आइडियाज हैं वह स्ट्रांगली चेंज हुए हैं, ठीक है, मजबूती से परिवर्तित हुए हैं ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान। तो यहाँ पे आपने देखा एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म में जीवन स्वरूप के विकास के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जो एक थियरी के रूप में है। यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन जो है उत्पत्ति तो हुआ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ ये तो हम लोग समझे पहले टॉपिक में। अब यहाँ पे वह आगे कैसे बढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म कैसे थे, जीवन स्वरूप का विकास कैसा था, तो जो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर्स हैं, जो परंपरागत धार्मिक साहित्य हैं, वह बताते हैं थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को। और थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में जो है 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहले सिद्धांत में बताया गया कि संसार में, वर्ल्ड्स में आज जितने भी जीव और प्रजातियां उपस्थित हैं वे सब ऐसी ही उत्पन्न हुई होंगी, आज जैसी हैं वैसे ही उनको उत्पन्न किया गया होगा। जबकि दूसरा सिद्धांत बताता है कि ओरिजिन के समय से ही यह बायोडाइवर्सिटी थी और फ्यूचर में भी ऐसी ही रहेंगी। और तीसरे के अनुसार अर्थ केवल 4,000 ईयर ओल्ड, ठीक है, पुराना है और सभी जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी स्ट्रांगली चेंज हुए हैं, वे 19th सेंचुरी में आए होंगे। यह बातें जो है स्पेशल थियरी ऑफ क्रिएशन में कही गई हैं। और यह किस बेस पे कही गई हैं? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी voyage in sail ship called HMS Beagle राउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशन थे उसके आधार पे यह जो अवधारणाएं, जो भी कंसेप्ट, जो विचार दिए जा रहे हैं, ठीक है, वह एक जहाज है जिसका नाम है HMS बीगल। HMS बीगल पे, जहाज पे एक चार्ल्स डार्विन जो एक प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं, नेचुरल साइंटिस्ट हैं, यह यात्रा पे थे और उन्होंने जो भी चीजें ऑब्जर्व की उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये बातें कही जा रही हैं। वेस्ट ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग सी वेवेज इन द सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल राउंड द वर्ल्ड। तो आप देख रहे हैं कि
यह जो कंसेप्ट है, यह जो विचार है, अवधारणा है, यह एचएमएस बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। ठीक है, जो एचएमएस बीगल है, जो राउंड द वर्ड्स, जो वर्ड्स में घूम रहे थे, तो उनके विचार पर ही, उनके अवलोकन के आधार पर ही यह कंसेप्ट तैयार किया गया था। चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट, चार्ल्स डार्विन ने इससे निष्कर्ष निकाला कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटी टू varying degree not only among themselves but also with life form that existed million of year ago। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझने वाली बात है कि जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या निष्कर्ष निकाला। उन्होंने बताया कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स, जो लिविंग फॉर्म्स उपलब्ध हैं, जो जीव अभी उपस्थित हैं, वे आपस में तो सिमिलरिटी दिखाते ही हैं, साथ में वे उन जीवों से भी सिमिलरिटी दिखाते हैं जो लाखों वर्ष पहले समाप्त हो चुके थे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने क्या कंक्लूड किया? चार्ल्स डार्विन कंक्लूड द एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज टू वेरिंग डिग्री। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म है वो अपनी समानता को, सिमिलरिटी को आपस में विभिन्न स्तर पर दिखाते हैं। लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटी टू वेरिंग डिग्री, लिविंग फॉर्म्स जो हैं बदलते हुए डिग्रीज में अपनी समानता, सिमिलरिटीज को दिखाते हैं। और यह न केवल आपस में दिखाते हैं, नॉट ओनली अमंग देयर सेल्फ, यह न केवल आपस में दिखाते हैं, बट आल्सो विथ लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर एगो, बट लेकिन उनसे भी, उन जीवों से भी समानता दिखाते हैं जो लाखों वर्ष पहले समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन ने जो कंक्लूड किया, चार्ल्स डार्विन ने जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने बताया कि जो आज उपस्थित जीव हैं उनमें आपस में तो समानताएं रखते ही हैं, बल्कि उन जीव रूपों में भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले के समय उपस्थित थी, जो करोड़ों वर्ष पहले के समय उपस्थित थी, उनसे भी समानता यह दिखाते हैं। मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। ठीक है, तो अब बहुत सारे जीव जो हैं उस रूप में उपस्थित नहीं हैं जैसा पहले थे। मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। ठीक है, तो अब जो है बहुत सारे लाइफ फॉर्म जो हैं वो जीवित उपस्थित नहीं है। मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। देयर हैड बीन extinctions of different life form in the years gone by, just a new form of life arose at different period of history on earth। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे जीव जो हैं, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स जो हैं वे उपस्थित नहीं हैं। यहाँ पर देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। ठीक है, मतलब अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म है वह समय के साथ नष्ट होते गए और अर्थ के हिस्ट्री के अलग अलग टाइम पीरियड में नए स्पीसीज जो है बनते गए, उत्पन्न होते गए। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो अलग अलग लाइफ फॉर्म का एक्सटिंक्शन होता रहा, अलग अलग लाइफ फॉर्म जो है नष्ट होते रहे इन द ईयर गॉन। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया जो जीव थे वह समाप्त होते गए। बाय जस्ट अ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ, और उनकी जगह पे नए जीव पैदा होते गए। न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज, नए जीव तैयार होते गए। ठीक है, एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑन अर्थ के अलग अलग पीरियड्स में
अर्थ के हिस्ट्री के अलग अलग टाइम पीरियड्स में पुराने जो जीव थे वे समाप्त होते गए और नए जीव उत्पन्न होते गए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब जो है बहुत सारे जीव रूप जीवित विद्यमान नहीं है यहाँ पर, मतलब अर्थ पे जीवों के जो डिफरेंट फॉर्म हैं वह गुजरते वर्ष के साथ, गुजरते समय के साथ नष्ट होते गए और अर्थ के हिस्ट्री में, ठीक है, डिफरेंट टाइम पीरियड पर नए लाइफ फॉर्म पैदा होते गए। देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जीव के रूप जो हैं, उनका धीमा विकास होता रहा। ठीक है, देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता रहा, जीवों में धीमा विकास होता रहा। ठीक है, यहां पर जीव रूपों का धीमा विकास होता रहा। देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। एनी population has built in variations in characteristics। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित होती रही। यहां पर उपस्थित जीवों में ग्रेजुअल एवोल्यूशन, धीमा विकास होता रहा। ठीक है, एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नताएं जो थीं वह बिल्ट होती गईं, उनमें शामिल होती रहीं। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक जीव संख्या में जो वेरिएशंस थे कैरेक्टरिस्टिक्स के, वे बिल्ट होते गए, उनमें शामिल होते गए। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो नेचुरल कंडीशन में उनके सर्वाइव में मदद कर रहे थे, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, वे सारे लक्षण, विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, जो भी उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी परिवर्तित होती हुई जो चीजें हैं, वो परिवर्तित हुए चीजें जो हैं उनको नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव करने योग्य बनाती थी। वह किस रूप में सर्वाइव कर सकें? जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकें, जो उनमें परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से, फूड के रूप में, फिजिकल फैक्टर के रूप में, इटिशी। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें नेचुरल कंडीशन में जीवित रहने में ज्यादा मदद कर रही थी, वुड आउट ब्रीड अदर, वे जो है ज्यादा ब्रीड कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि जिनको नेचर हेल्प कर रहा था, मतलब जिनके पास ऐसे कैरेक्टर आ जा रहे थे जो नेचुरल कंडीशन के हिसाब से थे, क्लाइमेटिक कंडीशन, फूड, फिजिकल फैक्टर के आधार पे थे, उनको नेचर मदद कर रहा था। ठीक है, उनमें जो परिवर्तन हुए थे वह नेचुरल कंडीशन के हिसाब से थे। वुड आउट ब्रीड अदर, वे दूसरों से ज्यादा ब्रीडिंग कर पाए, वे दूसरों से ज्यादा अपने आप स्प्रिंग तैयार कर पाए। दैट आर लेस एंडाउड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन, और जो लेस, ठीक है, जो लेस थे, जो नहीं कर पाए, उनको इस नेचुरल कंडीशन में उपस्थित रहना कठिन हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि वे कैरेक्टर्स जो उनको मदद करते थे नेचुरल कंडीशन में जिंदा रहने के लिए, ठीक है, जिन विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में सहायता दी। ठीक है, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, जैसे कि क्लाइमेट, जलवायु, फूड,
फिजिकल फैक्टर्स etc वुड आउटब्रीड अदर्स, वे अन्य की अपेक्षा अधिक, ठीक है, जननक्षम भी बन सके, वे दूसरों की तुलना में ज्यादा बच्चे भी पैदा कर सके। दैट आर लेस एंडाउड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन, ठीक है, वह अन्यों की अपेक्षा अधिक जननक्षम भी बने और वे लेस एंडाउड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन, और अन्य जीवों की तुलना में उनकी उपयुक्तता जो थी वह सही थी। अनदर वर्ड, अगर इसी बात को हम दूसरे शब्द में कहें, अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल आर पॉपुलेशन, ठीक है, दूसरे शब्द में कहें कि वह व्यक्तिगत रूप से या पॉपुलेशन के रूप से देखा जाए तो वह फिट थे, जीव या जीव संख्या में उपयुक्तता थी। अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल आर पॉपुलेशन, ठीक है, वे इंडिविजुअल्स के रूप में या पॉपुलेशन के रूप में उपयुक्त थे, सही थे, उस नेचुरल कंडीशन के हिसाब से सही थे। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोड्यूस फिटनेस, डार्विन के अनुसार यह जो फिटनेस की बात हो रही है वह फिटनेस रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात हो रही है। जो फिटनेस थी वह डार्विन के अनुसार रिप्रोडक्टिव फिटनेस थी, वह रिप्रोडक्टिव रूप से फिट थे, वह अपने संख्या को बढ़ा रहे थे। दिस फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यह फिटनेस डार्विन के अनुसार अल्टीमेटली एंड ओनली, ठीक है, जो एक ही थी और वह थी रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट, इस प्रकार जो इन्वायरमेंट के अनुसार ज्यादा फिट थे, जो इन्वायरमेंट के अनुसार ज्यादा सही थे, लिव मोर प्रोजेनी देन अदर, ठीक है, वे अन्य की तुलना में ज्यादा संतान को उत्पन्न किए, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट में अधिक उपयुक्त थे उनकी अधिक संतानें हुई। दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर, और वे इस प्रकार ज्यादा सर्वाइव हुए, उनकी संख्या ज्यादा हुई अर्थ पे। हेंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर, इस प्रकार वे नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो गए। लिव मोर प्रोजेनी देन अदर, these therefore will survive more and hence the selected by nature. He called is natural selection, ठीक है, इसे डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा, नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया, एंड इम्प्लाइड इट एज ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, और इसे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के रूप में लागू किया, ठीक है। ही कॉल्ड इट्स नेचुरल सिलेक्शन, इसे डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा, प्राकृतिक वर्ण कहा, एंड इम्प्लाइड इट एज ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, और उन्होंने इसे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के रूप में इम्प्लाई किया, लागू किया, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि अब जो है बहुत सारे जीव रूप जो है जीवित विद्यमान नहीं है अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते हुए समय के साथ नष्ट होते गए, ठीक है, और अर्थ के हिस्ट्री में विभिन्न टाइम पीरियड्स में नए जीव पैदा होते गए, ठीक है, और यहां पर जीव रूपों का जो डेवलपमेंट था वह धीमा विकास था, जीव रूपों में जो इवोल्यूशन था वह धीमा था, धीमा इवोल्यूशन हो रहा था, और प्रत्येक जीव संख्या में, प्रत्येक पॉपुलेशन में, ठीक है,
डाइवर्सिटी जो थी शामिल थी, विभिन्नताएं जो थी शामिल थी। और ये जो विभिन्नताएं थी जो नेचर के अनुसार थी, वह उनको मदद की उनको रहने में। प्रत्येक पॉपुलेशन में डिफरेंसेस जो थे वे शामिल थे, और जिन विशिष्टताओं ने, जिन स्पेशलिटी ने इन्हें लाइव रह सकने में सहायता दी, जो विभिन्नताएं थी वही उन्हें नेचर में जिंदा रहने में मदद की, जैसे जलवायु के रूप में, भोजन के रूप में, भौतिक कारक के रूप में। वे इन्हें दूसरों की अपेक्षा अधिक रिप्रोडक्टिव बना सकें, अधिक जननक्षम बना सकें। अगर हम दूसरे शब्द में कहें कि ये जीव जो थे पॉपुलेशन के रूप में उपयुक्त थे, और यह उपयुक्तता डार्विन के अनुसार रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड थी। यह उपयुक्तता जो थी वो डार्विन के अनुसार जनन संबंधी ही उपयुक्तता रही होगी। जो वातावरण में अधिक उपयुक्त थे उनकी संतानें अधिक हुई, अंत में उनका वरण हो गया, अंत में उन्हीं का सिलेक्शन हो गया। डार्विन ने इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा और इसे विकास के प्रतिमान के रूप में लागू किया, एंड इंपैक्ट इट एज ए मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, इसे एवोल्यूशन के रूप में लागू किया। ठीक, अब देखें एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट। ठीक है, अब एक दूसरे प्राकृतिक वैज्ञानिक है, नेचुरल साइंटिस्ट हैं, उनको भी हम याद करते हैं। लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वेलेस, अ नेचुरलिस्ट हु वर्क इन मेनी आर्कियोपेलागो, had also come to similar conclusion around the same time। ठीक है, तो जिस समय डार्विन ने अपने विचार रखे उसी समय एक दूसरे नेचुरल साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वालेस, उन्होंने भी आर्क पलांगो, मलय आर्क पलांगो पर वर्क किया था, और उन्होंने भी ठीक ऐसा ही कंक्लूजन दिया था। ठीक है, तो लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वालेस, a naturalist who work in Malay archipelago, had also come in similar conclusion around the same time। तो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिनका नाम अल्फ्रेड वालेस है, उन्होंने मलय आर्कपेलागो पर काम किया, और इन्होंने भी ठीक इसी समय पर लगभग इसके आसपास यही निष्कर्ष निकाला। मलय आर्कपेलागो पर उन्होंने वर्क किया, had also come to similar conclusion around the same time। जो कंक्लूजन नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन कह रहे हैं, वही बातें जो हैं अल्फ्रेड वालेस भी उसी टाइम पे कह रहे हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, समय गुजरने के साथ, apparently न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्निजेबल। ठीक है, नए प्रकार के जीव जो है पहचान में आते गए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, समय गुजरने के साथ, apparently न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइजेबल, स्पष्ट रूप से नए जीवों प्रकार के जीव पहचान में आते गए। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटी एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जितने भी जीव थे उनमें आपस में समानता थी, और एक एंसेस्टर से भी उनका हिस्सेदारी होता था, अपने पुराने लोगों से भी उनमें समानता थी। तो ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म, जितने भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे थे, जितने भी लाइफ फॉर्म उस समय उपस्थित थे, शेयर सिमिलरिटी, वो आपस में समानता दिखाते थे, एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स, और वह अपने पूर्वजों से भी समानता दिखाते थे। विद्यमान सभी जीव रूप समानता में भागीदारी रखते थे और एक साझे पूर्वज के हिस्सेदार होते हैं। फिर भी हाउएवर दीज एंसेस्टर वेयर
प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, ये जो एंसेस्टर थे वह अर्थ के इतिहास के विभिन्न समय में उपस्थित थे। हाउएवर दीज एंसेस्टर वेयर प्रेजेंट, ये जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वे उपस्थित थे एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अर्थ के अलग अलग टाइम पीरियड्स में ये एंसेस्टर उपस्थित थे, जिनसे समानताएं मिल रही हैं, वही समानताएं जो आपस में मिल रही हैं। तो कुछ समानताएं हैं जो जीवों में जो उपस्थित हैं उनमें आपस में समानता है, और उनसे भी समानता मिल रही है जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनके पूर्वज हैं, जो पृथ्वी के इतिहास में समाप्त हो गए हैं। और वह टाइम पीरियड हो सकता है आपका इपोक्स, पीरियड्स एंड एरास, युग में, अवधि में और काल में उपस्थित थे। ठीक है, जो स्पीसीज थे वो किसी युग में थे, ठीक है, पीरियड्स में थे या फिर एरॉस में थे। द इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी का जो इकोलॉजिकल हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री और बायोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है, अर्थ का बायोलॉजिकल हिस्ट्री और इकोलॉजिकल हिस्ट्री आपस में नजदीकी से जुड़ा हुआ है। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री और अर्थ का बायोलॉजिकल हिस्ट्री क्लोजली कोरिलेट कर सकते हैं। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन्स इज दैट, ठीक है, अगर हम एक कॉमन कंक्लूजन निकालें इन बातों का, अर्थ इज वेरी ओल्ड। पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, बहुत पुरानी है। नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये हजारों वर्ष पुरानी नहीं है। एज वाज दो अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। ठीक है, जो भी हमने चीजें कही, अगर उनका हम सारांश लें तो यह है कि पृथ्वी जो है बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। A common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years, as was through earlier, but billions of years old. ठीक है, तो पृथ्वी बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। ये थे स्टूडेंट्स आपका टॉपिक नंबर 2, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म और थियरी के रूप में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन के क्या एविडेंस हैं, विकास के क्या प्रमाण हैं, प्रूफ क्या हैं कि एवोल्यूशन हुआ है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।